हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो इक्विटिव का पेपर सॉल्व कर रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 2019-20 थर्ड सेमेस्टर का, उसमें से दो पार्ट हो चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अभी पार्ट 3 है। मतलब हम उस पूरे पेपर को कई पार्ट्स में सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि एक साथ पूरा वीडियो बनाना आसान नहीं है। तो सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका था, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सेक्शन बी में भी 3 पार्ट हो चुके थे। सॉरी, सेक्शन बी में भी 2 पार्ट हो चुके थे। अब सेक्शन बी का तीसरा पार्ट है, मीन्स सेकंड का सी। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि डिफाइन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड स्टेट एंड प्रूव पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक है। तो इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हमें डिफाइन करना है और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट देना है, उसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को समझते हैं। वैसे तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों चीजों के लिए अप्लीकेबल होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास भी और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया भी। तो यहां पर क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया ले सकते हैं। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया, इसको हमें सबसे पहले डिफाइन करना है। तो ये कुछ इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया को कि इट इज डिफाइंड अबाउट एन एक्सिस, यानी कि किसी एक्सिस के अबाउट डिफाइंड होगा, किसी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट हो पाएगा। इट इज डिफाइंड अबाउट एन एक्सिस एंड इज इक्वल टू दी to the product of the area and is equal to the product of the area and the square of the distance and the square of the distance and the square of the distance between the area and the axis. Square of the distance square of the distance between the area and the axis. ओके, चलिए एक डायग्राम बना लेते हैं, फिर इस स्टेटमेंट को बता समझेंगे। मान के चलते हैं कोई एरिया है इस तरीके से, उसका एरिया है मान लेते हैं ए। कोई रैंडमली कोई एक्सिस मान लेते हैं, मान के चलो यहां पर हमने कोई एक्सिस डिफाइन कर दी। चूंकि ये वर्टिकल है, मान लेते हैं ये एक्सिस है वाई। इस पूरे एरिया का कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड होगा, इस सेंट्रॉइड से इसको मेजर कर देते हैं परपेंडिकुलरली। मान के चलते हैं इस डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया इट इज डिफाइंड अबाउट एन एक्सिस, मींस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया किसी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट किया जाता है। किसी एक्सिस होगी तभी हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। तो इट इज डिफाइंड अबाउट एन एक्सिस, और ये किसके इक्वल होता है? एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया, जो इसका एरिया होगा फिगर का, जो प्लेन फिगर का जो एरिया होगा, एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एरिया एंड द एक्सिस। इस एरिया और उस एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, मतलब कायदे से कहें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसके स्क्वायर को, यानी कि एरिया को डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई वाई। हम कह सकते हैं इसको इट इज डिनोटेड बाई, सॉरी वाई नहीं, इट इज डिनोटेड बाई आई। आई से इसको हम डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब है अगर हमें लिखना चाहे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि आई वाई, यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्स। इस तरीके से लिखने का मतलब है वाई इट इज सिंपली इक्वल्स टू एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। यानी कि हम कह सकते हैं कि आई वाई विल बी सिंपली इक्वल्स टू एरिया इंटू एक्स का स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंपल। इसी तरीके से हम कोई और एक्सिस भी ले सकते हैं। अब चूंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसके तो थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करना भी जरूरी है। हालांकि लिखा हुआ है सिर्फ डिफाइन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन थोड़ा सा और एक्सप्लेन भी करेंगे। ये तो सिंपल है कि एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर है। मान के चलते हैं कोई और एक्सिस है, एक एरिया फिर से हमने बना लिया। ठीक है, मान के चलते हैं इसका एरिया जो है ए है, कोई एक्सिस यहां पर है। चूंकि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, मान के चलते हैं इसका नाम हम एक्स एक्सिस कह देते हैं। और इस एरिया के सेंट्रॉइड से, ध्यान रखिएगा, एरिया के सेंट्रॉइड से इसको परपेंडिकुलरली मेजर कर देते हैं। और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मान ले, चूंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस खड़ी है तो मान लेते हैं वाई। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट लेना है तो फिर वही फॉर्मूला लगेगा, एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर।
इसका मतलब है ये हो जाएगा एरिया इंटू वाई का स्क्वायर। इस तरीके से हम कह सकते हैं इसको, एरिया इंटू वाई का स्क्वायर। अच्छा, अगर मान के चले कोई कॉम्पोजिट फिगर है, मान के चलते हैं हम कह सकते हैं फॉर कॉम्पोजिट फिगर, फॉर कॉम्पोजिट फिगर। कॉम्पोजिट फिगर का मतलब है ऐसा फिगर जो कई फिगरों से मिलकर बना हुआ है। मान के चलो कोई एरिया है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इसको कई एरियाज में ले लेते हैं। मान के चलो एक एरिया है A1, एक एरिया है A2, एक एरिया है A3, इस तरीके से। मीन्स एक कंप्लीट एरिया है, इसे डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू, इसको कई सारे एरियाज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मान के चलते हैं कोई एक्सिस है वाई एक्सिस, इसके अबाउट यदि हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हर एक एरिया को आप परपेंडिकुलरली मेजर कर दीजिए। जैसे अगर हम पहले वाले को मेजर करते हैं, मान के चलते हैं उसकी डिस्टेंस है x1, चूंकि हॉरिजॉन्टल इसलिए x ले रहे हैं। A3 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मान के चलते हैं दैट इज x3, A2 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मान के चलते हैं x2। तो ऐसे केस में जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी IY विल बी इक्वल टू A1 x1 स्क्वायर प्लस A2 x2 स्क्वायर प्लस A3 x3 स्क्वायर प्लस सो ऑन, क्योंकि और भी कई सारे डिस्ट्रीब्यूटेड फिगर्स हो सकते हैं। यानी कि ऐसे केस में हम आई वाई को समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। आई वाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए आई एक्स आई का स्क्वायर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ओके, समेशन का मीन सबको हमने ऐड कर दिया। ए आई की वैल्यू 1 हो गए तो A1 x1 स्क्वायर हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 होगी तो A2 x2 स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो अच्छा, फिर यदि हम एलिमेंट को बहुत छोटा लेते हैं, मीन्स अगर हम इंटीग्रेशन का, मतलब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इफ वी टेक अ वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया, इफ वी टेक अ वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया, मान के चलते हैं हम किसी एरिया का बहुत स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, तो उस केस से मान के चलते हैं ये एरिया है इस तरीके से, इसका बहुत एक छोटा सा एलिमेंट है, लेकिन ये एरिया जो आप दिखाएंगे इसको आप दिखाएंगे DA से, यानी कि बहुत छोटा सा एलिमेंट है। और किसी एक्सिस के अबाउट यदि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, मान के चलते हैं वाई एक्सिस है, दैट इज वाई एक्सिस, तो इसकी कोई इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जरूर होगी, और मान के चलते हैं इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मान लेते हैं दैट इज x। अब यहां पर जब एरिया बहुत छोटा है, यानी कि बहुत ही इनफाइनेटिसिमली वेरी स्मॉल है, यानी कि टेंडिंग टू जीरो, यानी कि DA जो है दैट इज टेंडिंग टू जीरो, तो उस केस में यदि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं तो बताइए छोटे से एरिया का, सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे से एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। अगर छोटे से एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा दैट इज DI, क्योंकि एलिमेंट जब छोटा होगा तो उससे रिलेटेड जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो छोटा होगा, यानी कि छोटे से एरिया का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया DI दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि हम कह सकते हैं कि DI इज इक्वल टू एरिया हो जाएगा DA और डिस्टेंस का हो गया x स्क्वायर। इसको थोड़ा सही से फॉर्म में लिख लेते हैं तो DI हो जाएगा x स्क्वायर इंटू DA। ओके, तो ये तो हो गया छोटे से एरिया का, लेकिन हमें पूरे एरिया का पता करना। हमने पूरे एरिया को बहुत छोटे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया है, और ये चीज आपको मतलब डेरिवेशंस किसी फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करना, वहां पर एक कंसेप्ट इस्तेमाल होता है। यानी कि हम यहां कह सकते हैं कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब I हो जाएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू DA। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि हम सिंगल फिगर को हमने समझा, फिर कंपोजिट फिगर को समझा, और फिर जब हमने बिल्कुल एकदम स्मॉल एलिमेंट पर आ जाएंगे, इंटीग्रेशन की हेल्प से भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कर सकते हैं या किसी को डिराइव कर सकते हैं। तो दिस इतना सफिशिएंट है कंसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसका ये है कि स्टेट एंड प्रूव पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता क्या है। ओके, तो हम लोग लिख रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए फिगर बना लेते हैं। मान के चलते हैं कोई फिगर है, ओके, इस फिगर के कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड होगा,
तो उससे एक एक्सेस गुजार देते हैं और उस एक्सेस को हम कह सकते हैं सेंट्रोइडल एक्सेस। मान के चलते हैं सेंट्रोइडल एक्सेस को हम लोग मान लेते हैं जी डैश। ओके, दिस इज अवर सेंट्रोइडल एक्सेस, ये हमारी सेंट्रोइडल एक्सेस है। इस सेंट्रोइडल एक्सेस के कोई पैरेलल एक्सेस मान लेते हैं, मान चलो ये कोई पैरेलल एक्सेस है इसकी। ओके, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, थोड़ी देर के लिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को लिख लेते हैं वाई सी फॉर सेंट्रॉइड, और चूंकि और इस एक्सिस का नाम देते हैं ए बी। मीन्स हमने एक दूसरी कोई एक्सिस ली जो कि सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल है, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, खाली डिस्टेंस भी कह सकते हैं, उसको हमने वाई सी लिख दिया। चूंकि वर्टिकल है इसलिए वाई लिखा, सी इसलिए लिखा क्योंकि सेंट्रॉइड से ये डिस्टेंस है। तो इतना फिगर हमें बनाना है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल ये होता है कि अगर आपको किसी भी फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट पता है, तो उसके पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करना है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कुछ स्टेटमेंट या फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, दैट इज आई ए बी, पहले फॉर्मूला लिख ले रहे हैं, स्टेटमेंट अभी लिख लेंगे। आई ए बी इज इक्वल टू आई जी डैश प्लस एरिया इंटू वाई सी का स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। इस फॉर्मूले को देखें, ये फॉर्मूला ये कहता है कि यदि हमें किसी भी ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो कि सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल हो, यानी कि आई ए बी निकालना हो, दैट विल बी सम ऑफ टू थिंग्स, मतलब दो चीजों का सम होगा। कहना किसका सम होगा? आई जी डैश और ए इंटू वाई सी का स्क्वायर, ए इंटू वाई सी का स्क्वायर। आई जी डैश का मतलब है इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट फिगर अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस, और एरिया मीन्स इस पूरे कंप्लीट फिगर का एरिया, दैट इज ए, and yc is the distance between the centroidal axis and the axis about which you want to calculate the moment of inertia। अब इसको सही स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, तो हम इस तरीके से, बहुत थोड़ा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है लेकिन अगर आप समझेंगे तो इजीली याद हो जाएगा आपको। हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया, the moment of inertia, according to this theorem, the moment of inertia of an area किसके about an axis which is parallel to the centroidal axis, about an axis which is parallel to the centroidal axis, about an axis which is parallel to the centroidal axis is equal to the sum of moment of inertia, is equal to the sum of moment of inertia, sum of moment of inertia about the centroidal axis, and the product of the area and the square of the distance between the two axes, okay। अब देखने में तो इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट हो गया, लेकिन ये जो स्टेटमेंट हमने यहां लिखा है एग्जैक्टली उसको इंग्लिश में इस तरीके से लिखना ही पड़ेगा, आपको एक एक चीज बतानी पड़ेगी। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया समझ में आ गया। कहना किस एक्सिस के अबाउट निकालना है, आपको वो एक्सिस एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया अबाउट एन एक्सिस, कहना कैसी है वो एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस विच इज पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस। आप ए भी नहीं कहेंगे स्टेटमेंट में, आप कहेंगे ऐसी एक्सिस जो सेंट्रोइडल के पैरेलल हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया अबाउट एन एक्सिस विच इज पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस, यानी कि आई ए बी का जिक्र हो चुका है यहां तक। अब ये दो चीजों के सम के बराबर है, किसके बराबर? इज इक्वल टू द सम, यानी कि दो चीजों का सम है, इक्वल टू इज इक्वल टू द सम, किसके सम के? सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, यानी कि आई जी डैश का जिक्र हो रहा है इस लाइन में, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, और ए वाई सी स्क्वायर को यहां समझाना पड़ेगा। ए वाई सी स्क्वायर को ऐसे लिखा है, एंड
द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया, यानी कि ए इंटू वाई का वाई सी का स्क्वायर है तो इंटू है, यानी कि प्रोडक्ट हमें लिखना पड़ेगा, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सेस, यानी कि दो एक्सेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो वाई सी है। यानी कि जो हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा है उसको एक्जैक्टली इंग्लिश में स्टेटमेंट में लिखा है, आपको इतना लाइन तो लिखना ही पड़ेगा। ओके, ये तो हो गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको प्रूफ कैसे किया जाए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा स्लोली, और ये बच्चे इसके प्रूफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कैसे इसको प्रूफ किया जाए, या फिर वो याद कर डालते हैं, रट डालते हैं किसी तरीके से। तो उसको समझने का प्रयास करिए कि कैसे होगा, तो उसको थोड़ा आराम से करेंगे हम इसके प्रूफ को। ओके, चलिए देखते हैं। प्रूफ मान लेते हैं कोई फिगर है इस तरीके से, ये इसका सेंट्रॉइड है, ये इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस मान लेते हैं। इस सेंट्रोइडल एक्सिस को हम लोग नाम देते हैं जी डैश। ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ये इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस है। ओके, ये इसका सेंट्रॉइड है। कोई एक्सिस मान लेते हैं ए बी, जिसके जो कि उसके पैरेलल है। अब ये भी दिमाग में आना, ये जो एक्सिस है ये एरिया के बाहर भी हो सकती है हटके, या फिर इसको कट भी कर सकती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज वाई सी, ये अभी हमने लिया था। ओके, अब हमें इसको प्रूव करना है। तो यहां पर हम थोड़ा सा बहुत एक स्मॉल एलिमेंट को लेके चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा एक एलिमेंट ले लेते हैं। मान के चलो एक एलिमेंट हमने यहां पर ले लिया, स्ट्रिप के फॉर्म में भी हम ले सकते हैं। ओके, मान के चलते हैं इस छोटे से एरिया का, छोटा सा जो एरिया है दैट इज डी ए, और इस डी ए की सेंट्रोइडल एक्सिस से जो डिस्टेंस है मान के चलते हैं ये डिस्टेंस मान लेते हैं दैट इज वाई। इस डिस्टेंस को हमने मान लिया वाई। ओके, ये डिस्टेंस हमने y मान लिया। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का प्रूफ हो रहा है। तो हमें वो फॉर्मूला लाना है कि यार कैसे आई ए बी इज इक्वल टू सेंट्रोइडल में एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर ऐड कर देते, ये कैसे आता है। तो सबसे पहले हमने अपना सेंट्रोइड बना दिया, सेंट्रोइडल एक्सिस बना दिया, फिगर बना दिया, और वो एक्सिस बना दी जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। फिर हमने प्रूफ करने के लिए छोटा सा एलिमेंट लिया और उस छोटे से एलिमेंट को डी ए मान लिया, और उस छोटे से एलिमेंट को कहां से मेजर किया ये ध्यान देना है। छोटे से एलिमेंट को सेंट्रोइडल एक्सिस से मेजर किया है, छोटे से एलिमेंट को सेंट्रोइडल एक्सिस से मेजर किया है। यानी कि आपको ये भी ध्यान देना है कि y, और ये ध्यान देना है कि ये जो y है y इज अ वेरिएबल, यानी कि ये चेंज हो सकता है। और ये जो yc डिस्टेंस है ये ध्यान दीजिएगा ये एक कांस्टेंट है, क्योंकि इन दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। आपको पूछेगा ये y वेरिएबल क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रिप आप थोड़ा ऊपर भी ले सकते थे, ये स्ट्रिप थोड़ा आप नीचे भी ले सकते थे। इसका मतलब है वो एक जनरल है कि जहां पर लेना, इसीलिए वो वेरिएबल है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो हमने जब कंसेप्ट अभी पढ़ा कि किसी भी फिगर का किसी भी एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। मान लेते हैं कि इस स्मॉल स्ट्रिप का हम कह सकते हैं, सबसे पहले इस स्मॉल एलिमेंट का ए बी के अबाउट निकालते हैं। तो हम कहते हैं कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं MOI, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, पहले छोटे से एलिमेंट का निकालेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे। देखिएगा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट अबाउट ए बी। सबसे पहले इसको ए बी के अबाउट निकालते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली ए बी के अबाउट रिजल्ट निकालना है। तो अभी ऐसे ही लिख रहे हैं कि छोटा सा एलिमेंट है उसको हम ए बी के अबाउट निकाल रहे हैं। तो छोटे, और अभी हमने थोड़ी देर पहले कंसेप्ट बताया था किसी भी एलिमेंट का किसी भी एक्सिस से डिस्टेंस, यानी कि हम लिख सकते हैं डी आई ए बी, क्योंकि एलिमेंट छोटा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी छोटा होगा। तो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। अभी बताया गया था आपको, किसी भी एलिमेंट का या किसी भी एरिया किसी भी एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो यही होगा फॉर्मूला। ये छोटे से एलिमेंट का एरिया क्या है, डी ए है। अब इससे अगर हम इसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है, इससे अगर हम इसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी दैट इज इक्वल टू y प्लस वाई सी का स्क्वायर, मतलब इस एक्सिस के अबाउट डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम यहां पर ये कह सकते हैं, मतलब हमें ये लाइन यहां पर लिखनी चाहिए कि अ स्मॉल एलिमेंट इज टेकन
एट अ डिस्टेंस y, ठीक है, एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम जी डैश। जी डैश का मतलब है सेंट्रोइडल एक्सिस, एक छोटा सा एलिमेंट हमने यहाँ पर लिया है, लेकिन हम निकाल रहे हैं ए बी के अबाउट। ओके, तो ये तो छोड़, अगर मान के चलो हमें इस पूरे फिगर का निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज आई ए बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y प्लस वाई सी का स्क्वायर इंटू डी ए, क्योंकि ये जो आपको पता है डिफरेंशियल पार्ट है पीछे लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम इसको अलग अलग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें पता है ए, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस वाई सी का स्क्वायर प्लस 2y इंटू डी ए। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, 2y इंटू डी ए। ओके, चलिए इसको फर्दर देखते हैं। It is equal to means it implies that IAB ऐसे कुछ था, it is equal to integration of y square plus yc का square plus 2y into d। This was the situation। और एक बार फिगर में यहाँ पर फिर से जल्दी से बना दे रहा हूँ, जैसे सिचुएशन थी, this was the axis that is AB, और ये सेंट्रोइडल एक्सिस है दैट इज जी डैश। ओके, और यहाँ पर आपने स्मॉल एलिमेंट लिया है जो कि डिस्टेंस है y पर, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक वाई सी हमारा कांस्टेंट है, y वेरिएबल है। ओके, और ये हमारी है सेंट्रोइडल एक्सिस, ये हमारी है सेंट्रोइडल एक्सिस। ओके, चलिए अब ये देखिए, इसको हम अलग अलग इस तरीके से लिख सकते हैं। इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई सी स्क्वायर डी ए प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ वाई सी डी ए। ये हम लिख लिया अलग अलग टर्म्स को इस तरीके से, और ये हमारा फिगर है। अब इनको यही चीज समझनी है, इन तीनों चीजों को। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए। अब देखिए वाई स्क्वायर डी ए का मतलब है, अगर हम पहले टर्म को समझने का प्रयास करते हैं, सबसे पहले इसको स्टेप बाय स्टेप समझना, यही चीजें हैं। सबसे पहले इस टर्म को समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या चीज है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए। ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए, इसके फॉर्मूले को देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए क्या है, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि किसी एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो यहां पर ये y कहां से मेजर किया। अब आप ये देखेंगे कि जैसे ये छोटा सा एलिमेंट है, ये जो हमने लिया हुआ, जैसे ये अगर फिगर हमारे पास इस तरीके से था, अगर हम सिर्फ सेंट्रोइडल एक्सिस बना देते हैं, मान के चलिए हम सिर्फ सेंट्रोइडल एक्सिस बना देते हैं जी डैश, और ये यहां पर छोटा सा एलिमेंट है, और ये छोटे से एलिमेंट की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस है दैट इज y, ये डिस्टेंस है y। इसका मतलब है कि अगर यहां पर वाई स्क्वायर इंटू डी ए लिखा गया है, तो y यानी कि ये एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट है, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, क्योंकि सेंट्रोइडल एक्सिस से ही ये डिस्टेंस मेजर की गई है। तो एरिया इसका क्या है, डी ए, एरिया को डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। लेकिन वो y कहां से मेजर है, वो y है सेंट्रोइडल एक्सिस से, यानी कि ये वाला जो टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए, इट इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। यानी कि ये चीज सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही, क्योंकि एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन y कहां से मेजर है, जहां से y मेजर होगा, तो y तो जी डैश से मेजर है, यानी कि इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया about which axis, centroidal axis। ओके, यानी कि ये है, यानी कि इस वाले टर्म को हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं आई जी डैश, दिस कैन बी रिटन एज आई जी डैश, यानी कि ये वाला टर्म है, दिस कैन बी सिंपली रिटन एज आई जी डैश। यहां पर हमारा चल रहा है आई ए बी, इतना आ गया। चलिए अब नेक्स्ट टर्म पर आते हैं। अब हमने आपको पहले ही बताया था वाई सी फिक्स है, यानी कि ये इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है, यानी कि वाई सी का स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें भी वाई सी बाहर आ सकता है, चलिए अभी अंदर ही लिख देते हैं 2y सी इंटू डी ए। ओके, तो ये हो जाएगा। अब ये देखिएगा सेकेंड टर्म, अब इस सेकेंड टर्म को समझने का प्रयास करिए, ये वाला टर्म,
अब ये वाई सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, मतलब डी ए का इंटीग्रेशन होगा तो इस कंप्लीट फिगर का एरिया हो जाएगा, क्योंकि डी इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी ए? इंटीग्रेशन ऑफ डी ए विल बी नथिंग बट इक्वल टू ए, यानी कि पूरे फिगर का एरिया। इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं आई जी जी डैश प्लस वाई सी स्क्वायर इंटू ए, यहां तक हम पहुंच गए। ओके, प्लस आगे टर्म लिख सकते हैं प्लस। अब हमारे पास ये वाला टर्म बचा है, तीसरा वाला, इस पर हमें फोकस करना है, इस वाले टर्म को फोकस करना है। तो हम इसमें ऐसा कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं प्लस वाई सी कॉन्स्टेंट है तो यानी कि बाहर आ सकता है 2yc इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी, यहां तक पहुंच गए। ओके, अब हमें इस चीज पर फोकस करना है, ये वाले टर्म पे, इसको समझने का प्रयास करना। अगर यही चीज हो जाएगी तो फिर समझ लीजिए कि हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। 2yc yd। अब यहां पर हम ऐसा कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y डी। चलिए इसको थोड़ा सा हम रीएडजस्ट करके चीजों को लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा इट इज इक्वल टू आई जी जी डैश प्लस ए इंटू वाई सी का स्क्वायर प्लस 2yc इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी ए। ओके, अब हमें पता है कि अगर हम यहाँ पर आई ए बी लिख रहे हैं तो आई ए बी का फॉर्मूला तो एक प्रकार से हमारे पास आ गया है। आई ए बी इज इक्वल टू, हमने यही पढ़ा था कि किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए बी इज इक्वल टू आई जी जी डैश प्लस एरिया इंटू उन दोनों के बीच का, यानी कि इतना टर्म तो हमारा आ चुका है, लेकिन ये वाला टर्म क्यों एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि इसको किसी तरीके से जीरो प्रूफ करना है। अब यहां पर हमें ये चीज इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए, इसको समझने का प्रयास करना है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए। और वाई का मेजरमेंट ध्यान दीजिएगा सेंट्रोइडल एक्सिस से है, यानी कि हमें इसको ये प्रूव करना है कि किसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए। अब हमें इस चीज पर फोकस करना है क्योंकि ये चीज तो कांस्टेंट है। अब इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए को समझ कैसे इसको जीरो करें, ये जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए फिर से फिगर यहां बनाते रहे। ये सेंट्रोइडल एक्सिस थी, दैट इज जी डैश। ये स्ट्रिप हमने यहां पर लिया था इस तरीके से, और इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक थी, दैट इज y। और हमारे पास जो टर्म है वो है इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी ए। ओके, मान के चलते हैं हम इस टर्म को डिवाइड कर देते हैं एरिया से, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी ए अपॉन ए। ए पूरे का कांस्टेंट है तो ए को यहां भी ले सकते हैं, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब y इंटू डी ए अपॉन ए, इसको हम देखना चाह रहे हैं, y इंटू डी ए अपॉन ए, इंटीग्रेशन ऑफ y डी ए अपॉन ए। मतलब हम ये टर्म समझना चाह रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ y डी ए अपॉन ए। अब इंटीग्रेशन ऑफ y डी ए अपॉन ए का मतलब ये क्या होता है, सेंट्रॉइड, यानी कि दिस इज नथिंग बट सेंट्रॉइड, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं y बार। ये यानी कि ये है, दिस इज द सेंट्रॉइड, दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड। हम इसको कह सकते हैं दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड with reference to the axis concerned, with reference to axis taken. This is the position of centroid with reference to the सेंट्रॉइड विद टेकन। क्योंकि अगर हमें किसी फिगर का सेंट्रॉइड निकालना है, आपने ये पढ़ा होगा, सेंट्रॉइड अगर हमें निकालना है तो सेंट्रॉइड में यही फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए अपॉन ए। मान के चलो अगर किसी फिगर का आप सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी भी एक्सिस के अबाउट, मान के चलो कोई एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट सेंट्रॉइड निकालना है, तो मान चलो एक छोटा सा आप एलिमेंट ले लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, मान के चलते हैं इस एलिमेंट को आप ले लेते हैं, मान के चलिए A1। कोई दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं, मान के चलते हैं उस एलिमेंट को ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू A2। A1 की डिस्टेंस को मान लेते हैं Y1 और A2 की डिस्टेंस को मान लेते हैं Y2। तो आपको पता है कि अगर इस पूरे फिगर का सेंट्रॉइड निकालना है इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो आप लिख लेते हैं Y बार इज इक्वल टू A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस सो ऑन। यानी कि Y बार लिखा जाएगा समेशन ऑफ AI YI डिवाइडेड बाई टोटल एरिया। ठीक है, टोटल एरिया है। अगर हम इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दें
तो इंटीग्रेशन में ये बताइए, इंटीग्रेशन में वाई आई की जगह वाई ले लेते हैं और छोटे से एलिमेंट को ले लेते हैं वाई डी ए अपॉन ए। तो ये देखिए, यानी कि ये जो टर्म है ना, ये एक प्रकार से हम ये सेंट्रॉइड निकाल रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम छोटे छोटे एरियाज पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कंपोजिट फिगर को, तो a1 y1 प्लस a2 y2, यानी कि समेशन, जब समेशन कन्वर्ट हो जाता है इंटीग्रेशन में, तो आप एक एलिमेंट लेते हैं छोटा सा, और वो छोटा जैसे अभी हम कर रहे थे, छोटा सा एलिमेंट ले लिया डी, उसकी पोजीशन ले ली y, और नीचे यहाँ पर टोटल एरिया है। यानी कि ये जो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए अपॉन ये है, एक प्रकार से ये सेंट्रॉइड की पोजीशन है, लेकिन ये सेंट्रॉइड की पोजीशन जिस एक्सिस के अबाउट लेना चाहिए, हमने यहां पर इस एक्सिस के अबाउट लिया है, और यहां पर देखा जाए तो यहां पर इस एक्सिस के अबाउट लिया जाए। इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए अपॉन ए एक प्रकार से इस फिगर का सेंट्रॉइड है, ठीक है, यानी कि ये पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड है, लेकिन ये किस एक्सिस के रेफरेंस में नापा जा रहा है, ये विद रेफरेंस टू एक्सिस, और लेकिन ये किस एक्सिस के रेफरेंस में लिया जा रहा है, इस सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट। एक प्रकार से इसका मतलब हम ये समझना चाहते हैं कि इस फिगर का सेंट्रॉइड को मेजर किया जा रहा है इसकी ही सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट। अगर किसी भी फिगर को उसकी ही सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट मेजर करेंगे तो उसकी पोजीशन डेफिनेटली 0 होगी। मान के चलते हैं कोई रेक्टेंगल है, हमें पता है रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड यहां पर होता है, ये इसकी सेंट्रॉइडल एक्सिस है। अब कोई पूछेगा इसी सेंट्रॉइडल एक्सिस से इसकी पोजीशन बता दो, तो हम डेफिनेटली 0 लिखेंगे। तो ये चीज का मतलब है कि आप ये तो सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला हो गया, लेकिन ये किसी एक्सिस के अबाउट होता है। तो यहां पर जो y लिया गया वो सेंट्रॉइडल है, यानी कि हम इस फिगर का सेंट्रॉइड इस y एक्सिस के अबाउट ही इस सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट ही मेजर कर रहे हैं इस पूरे फिगर का। तो यदि सेंट्रॉइडल के अबाउट ही मेजर कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो चीज वैल्यू हो जाएगी, दैट इज 0। ओके, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी, इट इज इक्वल टू नाउ इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए अपॉन ए, इट इज इक्वल टू 0 बिकॉज द सेंट्रॉइड is measured from the centroidal axis itself, ओके। इसका मतलब है, अब देखिए, अब हमारे पास जो टर्म क्या आया था पिछले बार में, टर्म इस तरीके से आ गया था, आई ए बी विल बी इक्वल्स टू आई जी जी डैश आ गया था, प्लस a इंटू वाई सी का स्क्वायर आ गया था, प्लस ये टर्म आया था 2 टाइम्स वाई सी और इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए। अब इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए अपॉन ए 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब है हमारा ये भी, हम ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए वाला टर्म जो है हमारा ये 0 हो जाएगा, यानी कि पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा आई ए बी विल बी इक्वल्स टू आई जी जी डैश प्लस एरिया इंटू वाई सी का स्क्वायर। देखिए यहीं पर ये हमारा प्रूफ हो जाता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ये सब चीजें समझना है। बच्चे इसको याद कर डालते हैं, रट डालते हैं, चीजों को समझते नहीं हैं। बस ठीक है, उन्हें पता है कि मार्क्स लाना है, लेकिन ऐसा नहीं, आपको चीजों समझ में आनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम का प्रूफ। दैट इज, इसी में हमें बहुत टाइम लग गया, लगभग आधे घंटे से ज्यादा लग गया है इसको प्रूफ करने में। तो एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक न्यूमेरिकल फॉर्म में है, वो जल्दी हो जाएगा। ओके, चलिए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। सेकंड का डी पार्ट, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, मैं जल्दी से लिख दे रहा हूं, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg is on a rough horizontal surface, यानी कि रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो यानी कि फ्रिक्शन की बात होगी। रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ब्रैकेट में लिखा है म्यू इज इक्वल टू 0.2। इट इज एक्टेड बाई 20 न्यूटन फोर्स अप्लाइड हॉरिजॉन्टली, यानी कि हॉरिजॉन्टली अप्लाई हो रहा है। ओके, अब हमें ये कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट, पहला पार्ट है वर्क डन पता करना है बाय नेट फोर्स, वर्क डन बाय नेट फोर्स इन 5 सेकेंड्स, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट,
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इन 5 सेकेंड्स, चेंज इन काइनेटिक बॉडी इन 5 सेकेंड, ये प्रूव करना है। ओके, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी कि एक बॉडी है जिसका मास 5 kg है, वो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है और इसका जो म्यू है वो 0.2 है। इट इज एक्टेड बाय अ 20 न्यूटन फोर्स अप्लाइड हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मतलब बिल्कुल सीधा, यानी कि इस पर एक फोर्स लग रहा है दैट इज ऑफ 20 न्यूटन। यहां पर बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा क्योंकि यहां पर मोशन हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी की बात की, वर्क डन बाय नेट फोर्स, ठीक है, यानी कि यहां पर एक्सेलरेशन भी होगा और काइनेटिक एनर्जी यानी कि वेलोसिटी, यानी कि बॉडी मूव कर रही है, यानी कि यहां पर ये डायनेमिक्स है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक्स नहीं है। स्टैटिक्स होगा तो काइनेटिक एनर्जी की बात ही नहीं होगी, यानी कि नेट फोर्स कुछ है तभी बॉडी मूव कर रही है, यहां पर नेट फोर्स 0 नहीं होगा। तो ऐसे केस में बहुत सिंपल है, आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, मान के चलिए सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉडी। ओके, यहां पर देखिए सबसे पहले 20 न्यूटन का फोर्स दिखा देते हैं, ठीक है, ये इस बॉडी को आगे की तरफ ले रहा है, यानी कि मोशन हो रहा है, ये ध्यान देना है, ये आगे की तरफ ले जाएगा। तो फ्रिक्शन मोशन में भी लगता है, तो अगर फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, एंड दैट इज फ्रिक्शन, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू के एन। जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो कोई कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आता है म्यू के एन, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, बॉडी का वेट 20 न्यूटन नीचे की तरफ लगेगा। आप इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, वर्क डन बाय द नेट फोर्स इन 5 सेकेंड्स, यानी कि नेट फोर्स हमें पता है बॉडी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। हम चाहे तो इसको डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ये है मोशन की डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन की मोशन के डायरेक्शन में नेट फोर्स निकाल लीजिए, डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि हम कह सकते हैं नेट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन, नेट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन कितना होगा, एफ नेट, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स में आपको पता है 20 तो आपको आगे ले जाएगा, लेकिन आपको अपोज कौन करेगा, म्यू के एन, यानी कि नेट फोर्स विल बी सिंपली इक्वल्स टू 20 माइनस, आपको मोशन की डायरेक्शन में ही चीजों को सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा, तो 20 माइनस म्यू के एन, ये हो जाएगा 20 माइनस म्यू के एन, ये नेट फोर्स आपका हो गया। फिर ऊपर से वर्टिकल डायरेक्शन में तो बॉडी मूव नहीं कर रही है, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्सेस बैलेंस है, तो यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में तो अगर फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि भैया n इज इक्वल टू 20, यानी कि नॉर्मल जो फोर्स होगा वो एग्जैक्टली 20 न्यूटन के इक्वल होगा। नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल्स टू 20 न्यूटन, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन बॉडी मूव नहीं करती, यानी कि वर्टिकल में फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। तो ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि जो आपका एफ नेट आएगा अल्टीमेटली, एफ नेट दैट विल बी इक्वल्स टू 20 माइनस म्यू के की वैल्यू 0.2 है, यानी कि 0.2 इंटू 20, दिस विल बी योर नेट फोर्स, 20 माइनस 0.2 इंटू 20 माइनस 0.2 इंटू 20, इतना हो गया। तो इसका मतलब यहां से हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा नेट फोर्स हो जाएगा 20 इंटू 0.2, 22 जो 40, यानी कि 4, यानी कि एफ नेट आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 16 न्यूटन, यानी कि नेट फोर्स जो बॉडी को मूव करा रहा होगा वो 16 है। खाली ये फोर्स होता तब तो 20 लेते, लेकिन फ्रिक्शन उसको अपोज कर रहा है, और जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है वहीं पर हमें स्टडी करनी है। जहां मोशन नहीं हो रहा उससे कोई मतलब ही नहीं है, तभी तो नहीं, वहां तो वर्क डन होगा ही नहीं क्योंकि मोशन ही नहीं हो रहा है, तो एफ नेट है। अब हमें पहले पार्ट में पूछा वर्क डन, आप बचपन से पढ़ते आए, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या कायदे से अब इंजीनियरिंग के लेवल पे किया जाए तो नेट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो सबसे पहले हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो हम डिस्प्लेसमेंट को निकालेंगे, और डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए पहले हो सकता है हमें कुछ और चीज निकालनी पड़े। तो सबसे पहले बॉडी जो है इनिशियली रेस्ट कर रही है, इज ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये दिया हुआ है कि बॉडी जो है वो इनिशियली रेस्ट कर रही है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं
कि u इज इक्वल टू 0, क्योंकि बॉडी जो है वो इनिशियली एट रेस्ट पर है। ओके, t आपको 5 सेकेंड्स दे रखा है, t आपको 5 सेकेंड्स दे रखा है। इतना हो गया। तो आपको s कैलकुलेट करना है। अच्छा, तो सबसे पहले अब s कैलकुलेट करना है, क्योंकि s है तो सबसे पहले आप s भी नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। अभी आपने देखा कि सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। हम कह सकते हैं कि बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ, बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये मास आपका इसीलिए दे रखा है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, बॉडी का मास आपको दे रखा है 5 kg, और हमें पता है कि नेट फोर्स हमारा आया था 16 न्यूटन, बॉडी का मास है 5 और एक्सेलरेशन है a, तो यानी कि यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 16/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतने से ये बॉडी एक्सेलरेट करेगी। मास दे रखा था, नेट फोर्स हमने बेसिक चीज़ों से निकाल लिया, एक्सेलरेशन आ गया। आपको s चाहिए, तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं। नाउ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, s निकाल लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि रेस्ट पर है, 0 हो गया। टाइम इसीलिए दे रखा है। एक्सेलरेशन अभी हमने निकाल लिया, मास इंटू एक्सेलरेशन 16/5, और टाइम भी हमें दे रखा था 5 सेकेंड, यानी कि 5 का स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ से हमारा s आ जाएगा, s विल बी इक्वल्स टू, ये 5 से 5 कट जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा हाफ इंटू 16 इंटू 5, तो 2 8 जा 16, 8 8 5 जा 40, यानी कि s इज इक्वल टू 40 मीटर आ जाएगा। नाउ व्हाट विल बी वर्क डन? वर्क डन इज इक्वल टू नेट फोर्स, नेट फोर्स ध्यान रखिएगा, इंटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि नेट फोर्स हमारा आया था 16, और 16 को हम 40 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि इससे पता चल जाएगा कि वर्क डन हमारा आ जाएगा 16 4 जा 64, यानी कि 640 जूल। दिस विल बी द वर्क डन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा फ्रिक्शन वगैरह दे रखा है, तो नेट फोर्स निकालना आपको आना चाहिए था इस तरीके से। अच्छा, इसमें एक और पूछा था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन 5 सेकेंड्स। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हमें पता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 है, तो यानी कि आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो फाइनल वेलोसिटी भी हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास एक्सेलरेशन भी आ गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो v निकाला, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेशन हमने अभी निकाला था, दैट इज इक्वल टू 16/5, तो हो जाएगा 16/5, और टाइम भी हमारा कितना था 5, यानी कि फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू 16 मीटर पर सेकेंड। तो बस अब आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं हाफ इंटू मास की वैल्यू, मास भी हमारे पास 5 kg था, कई सारी चीज़ें इसमें 5 हैं, टाइम भी 5 है, तो ये 5 हो गया, और v हमारी फाइनल वेलोसिटी 16 है, तो यानी कि 16 इंटू 16, तो ये जाएगा 5 इंटू 8 इंटू 16, तो 5 8 जा 40 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 640 जूल। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा पिछले पार्ट में कि वर्क डन भी हमारा 640 जूल है, और ये भी 640 जूल है। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यही कहता है कि वर्क डन बाय द नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वो बात यहाँ से सेटिस्फाई भी हो रही है कि 640 जूल मीन्स हमारे पास ये वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए देखिए एग्जैक्टली, और हमारा आना भी चाहिए, और यही जो चीज है, दिस इज वर्क
एनर्जी थ्योरम, ये मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता दे रहा हूँ. दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इज वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो इस तरीके से हमने सेक्शन बी का 2 क्वेश्चन आज और कर लिए हैं. काफ़ी टाइम लग गया है. पूरा वीडियो अच्छे से देखते रहिएगा. इससे पहले भी पार्ट 1 पार्ट 2 में भी हम सॉल्व कर चुके हैं. और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.